सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं होप करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है हाउ टू रिटायर विद स्टॉक्स। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टॉक से भला कौन रिटायर हो सकता है, सो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर स्कूल या फिर कॉलेजेस की बात करें तो हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, फिर अच्छी डिग्री ले लो और फिर किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब करो। लेकिन कोई भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बात करता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल नॉलेज एकदम ज़ीरो है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया में लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज के कारण ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। और फाइनेंशियली लिटरेट ना होने के कारण ही इंडिया में मेजॉरिटी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जेम्स क्विंसी, जो कि कोका कोला के सीईओ हैं, उन्हें एक साल में $16 मिलियन की सैलरी मिली और इसके लिए उन्हें एक्टिवली काम करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफे, जो कि कोका कोला के शेयर होल्डर हैं, उन्हें एक ही साल में $547 मिलियन का डिविडेंड मिला और इसके लिए उन्हें कोई एक्टिवली काम भी नहीं करना पड़ा। और उन्हें हर साल ऐसे ही डिविडेंड्स मिलते रहेंगे जब तक कि कोका कोला प्रॉफिट कमाती रहेगी। वहीं अगर हम दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की बात करें, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं, उनकी एनुअल सैलरी सिर्फ 15 करोड़ रुपए है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में ज़्यादातर शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी की है, जिसकी वजह से उन्हें पिछले साल 2200 करोड़ से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी अमीर लोग होते हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को बेचते नहीं हैं, और उन होल्ड किए हुए शेयर से जो भी इन्हें डिविडेंड्स मिलते हैं वही इनकी सैलरी होती है, और यही अमीर लोगों का सीक्रेट भी होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आप जिन भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उससे पहले आपको ये 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में ज़रूर रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके फंडामेंटल्स और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह एनालाइज करो। अगर आप किसी स्टॉक को बिना किसी एनालिसिस के खरीद रहे हैं तो आप इन्वेस्टिंग नहीं, स्पेकुलेशंस कर रहे हो। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको सिर्फ उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है और उनका एक डिविडेंड रिकॉर्ड भी रहा है। और तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कहता है कि आपको उन शेयर्स को बाय करना है जिन्हें कि आप हमेशा के लिए होल्ड कर सको। दोस्तों, मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लिया है, जो कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी को अच्छे से पता है कि ये कंपनी क्या करती है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि इसने पिछले कुछ सालों से कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स को ग्रो किया है, और अपनी इंडस्ट्री में इस कंपनी का लगभग 40% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। और साथ ही इसने कंटिन्यूसली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है। 2012 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4.25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 157 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। मतलब इसने अपने डिविडेंड पे आउट को भी कंटिन्यूसली ग्रो किया है। वहीं हम अगर एशियन पेंट्स की बात करें, जिसने कि अब तक काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डालें तो इसने भी पिछले कई सालों में अपने प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली ग्रो किया है, और इसने अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड्स भी दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2012 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, और वही 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को लगभग 18 रुपये का डिविडेंड दिया। अगर आज से 12 साल पहले आपने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 180 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको टोटल 550 शेयर्स मिलते, और आपका वही 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 19 लाख रुपए से भी ज़्यादा में ग्रो हो चुका होता। और इसने 2021 में अपने शेयर प्राइस पर 4.5% का डिविडेंड दिया। मतलब आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर 86,000 से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने बीते कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड दिए हैं, और अगर आप उन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते तो आज आपका कैपिटल अमाउंट भी ज़्यादा होता और आपका डिविडेंड भी ज़्यादा होता। अगर आज से 12 साल पहले आप 1 लाख रुपए एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट कर देते 110 रुपये के शेयर प्राइस के हिसाब से, तो आपको टोटल 900 शेयर्स मिलते, और आज आपका इन्वेस्टमेंट 29 लाख रुपए से भी ज़्यादा में ग्रो हो चुका होता। और इसने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 में अपने शेयर होल्डर्स को 0.6% का डिविडेंड दिया। मतलब आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर 17,000 से भी ज़्यादा का डिविडेंड मिला, और इसने भी बीते कुछ सालों में अपने शेयर होल्डर्स को लगातार डिविडेंड्स दिए हैं। दोस्तों, बेशक एशियन पेंट्स ने डिविडेंड थोड़ा कम दिया है, क्योंकि इसने अपने ज़्यादातर प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, और इसने आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 29 लाख से भी ज़्यादा में ग्रो किया है।
अब दोस्तों हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन सी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन आप अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करके 10 से 15 ऐसी कंपनीज का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जिनका बिजनेस आपको लगता है कि आने वाले कई सालों तक स्टेबल रहने वाला है। अब ऑब्वियसली इसके लिए आपको इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, लेकिन ज़रा सोचिए, आपकी इस बेसिक नॉलेज की वजह से आपकी पैसिव वेल्थ क्रिएट होगी जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मान लीजिए कि आप अभी अपनी 20s की एज में हो और आप 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हो। अब ऑब्वियसली आप कोई 45 की एज में बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो जाओगे, तो आपने अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए और काफ़ी एनालिसिस के बाद 10 से 15 ऐसी कंपनीज चूज़ की जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है और आप अभी अपनी 20s की एज में हैं, तो आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है। तो आपको अपनी वेल रिसर्च कंपनी पर सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ऑब्वियसली जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी ज़रूर बढ़ेगी। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 8% से इंक्रीज़ करना है। 8% से मेरा मतलब ये है कि अगर आप 2021 में 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते थे, तो आपको 2022 में उसे 8% से इंक्रीज़ करके 10,000 रुपये पर मंथ कर देना है। जैसा कि मैंने कहा था कि आप 45 की एज में रिटायर होने की सोच रहे हो, तो आप 20s की एज में 10,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट करके उसे हर साल 8% से इंक्रीज़ करते हुए 25 सालों तक इन्वेस्ट करते हो और आप स्टॉक मार्केट से बिल्कुल एवरेज रिटर्न जो कि 15% पर एनम एक्सपेक्ट करते हो। तो जो 25 सालों बाद आपके पास अमाउंट होगा वो ये है, लगभग 5 करोड़ रुपए। अब बहुत लोगों को ये अमाउंट देखकर उस पर यकीन ही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यही मैजिक है कंपाउंडिंग का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। और मान लीजिए कि किसी साल आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर सिर्फ 2% का डिविडेंड मिला, मतलब आपको उस साल 10 लाख रुपए का डिविडेंड मिला और आपको अपनी इस 5 करोड़ रुपए की अमाउंट पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों इस स्टेज में आपका डिविडेंड अमाउंट इतना ज़्यादा होता है कि आप उसी डिविडेंड्स पर रिटायर हो सकते हो और अपनी डिविडेंड इनकम को एंजॉय कर सकते हो। और डिविडेंड इनकम को कंज्यूम करते हुए ही अगर आप 5 सालों तक और इन्वेस्टेड रहते हो, तो 5 सालों बाद आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 10 करोड़ हो जाएगा। अगर आपको उस साल 2% का डिविडेंड मिला, मतलब आपको उस साल 20 लाख रुपए का डिविडेंड मिला। तो दोस्तों कितनी अमेजिंग बात है ना कि एक टाइम बाद आपकी पैसिव इनकम ही आपको और ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर देती है। और दोस्तों इसे ही हम रियल फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपको पैसों के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनों के साथ स्पेंड कर सकते हो और आप अपनी सोसाइटी के ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, जिससे कि आपको अंदर से खुशी मिलती है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम और पैसा है कि आप वो काम भी कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो दोस्तों एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ और देखने के लिए। अपना वैल्यूबल टाइम इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स।